हाँ जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एएस नंबर 12 दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। एएस 12 हमारा किस चीज़ का है जी? गवर्नमेंट ग्रांट्स का। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट जब हमें मिलती है, पहली बात तो गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है वो पढ़ना है हमने यहाँ पर। दूसरा, उसको जो बिजनेस एंटिटी रिसीव करती है गवर्नमेंट से ग्रांट, उसको वो लोग अपनी बुक्स में एज ए रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं इनकम के तौर पर, किस तरीके से उस ग्रांट को, उस सब्सिडी को बुक्स में दिखाते हैं। अगर वो ग्रांट अगर सरकार को वापस करनी पड़ जाती है, कैसे, जैसे कि आपको पता है कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो हैं ग्रांट सरकार द्वारा दी जाती है कि भाई आपको ये शर्तें क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल, कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे या बीच में अगर कहीं आपने वो कंडीशंस ओवरराइड कर दी, उल्लंघना कर दी, ठीक है जी, तो उल्लंघना करने पर आपको ये जो ग्रांट आपको दी गई है वो वापस रिफंड मतलब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस रिफंड पे भी हमें क्या करना है, कैसे अकाउंटिंग करनी है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ये एएस है। ठीक है जी, एएस 12 जो गवर्नमेंट ग्रांट का है, ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर ही है कि हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट सरकार की तरफ से मिलती है उसे, ये ग्रांट का एक्चुअली में नेचर क्या है, नंबर एक। नंबर दो, उसकी हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है। नंबर तीन, उसको हमें कौन से मेथड से हमें अकाउंटिंग करनी है ना, कौन से मेथड से हमें अकाउंटिंग करनी है। नंबर नेक्स्ट, अगर बात करें कि हमें अगर कल को रिफंड देना पड़े, कौन सी सिचुएशंस में रिफंड देना पड़ सकता है, और रिफंड देना पड़े तो उसकी अकाउंटिंग रिफंड की कैसे करनी है। और उसके अलावा लास्ट जो हर एएस का पार्ट होता है दैट इज डिस्क्लोजर, तो किस तरीके से डिस्क्लोजर देना है। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हमें करनी है इस एएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। कहते हैं एएस 12 जो है वो डील करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है जी, एएस 12 जो है वो डील करता है अकाउंटिंग कैसे करनी है, किस चीज की, गवर्नमेंट ग्रांट की, सच एज सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव्स। सब्सिडीज क्या होती हैं, जैसे कि आपको पता है कई बारी क्या है, सरकार कोई एसेट या फिर कोई मान लीजिए जैसे आपको गैस सिलेंडर है, ये सब्सिडी पे मिलता है। कुछ कई स्टेट गवर्नमेंट जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज के साथ देती है ना। तो सब्सिडी क्या होती है, जो आप कह सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, या फिर जो एक अमाउंट लेस करके आपको नेट अमाउंट पे करनी होती है। कैश इंसेंटिव्स, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि इतना एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने पर हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, है ना। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा एम्प्लॉयज़ जो कमीशन बेसिस पर आपको कई बार कंपनी एम्प्लॉय को बोलती है कि भाई अगर आप इतनी की सेल से एक्सीड करवा जाओगे तो आपको इतने रुपीज़ का, इतनी सेल पर इंसेंटिव मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट कई बार क्या है, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव खड़ा कर देती है कि अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करते हो तो आपको हर 1 लाख रुपए के ऊपर, हर या 100 रुपये के ऊपर इतने रुपए का या इतने पैसे का इंसेंटिव मिलेंगे। ठीक है, और ड्यूटी ड्रॉबैक्स। ठीक है जी, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको सीए फाइनल लेवल पर सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके कस्टम लॉ में आपको पढ़ने को मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक्स, और हो सकता है शायद जीएसटी में भी हो आपके। ठीक है, जो आपको जगदीप सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एक्चुअली में होता क्या है, हम लोगों ने गुड्स परचेज करी, रॉ मटेरियल मान लीजिए परचेज किया, उसके ऊपर कस्टम इंपोर्ट करा हमने। ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी। ठीक है जी, उसके ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी। अब इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे कर दी हुई है परचेज पर, रॉ मटेरियल परचेज पर, राइट। दूसरे नंबर पे अब हमने जब वो सेल करी, एक्सपोर्ट करी, ठीक है, तो अब उस ड्यूटी का जो हमने इंपोर्ट के टाइम पे करी थी उसका जो रिफंड मिलेगा उसको दैट इज क्या बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है जी, एंड स्पेसिफाइज दैट
government grant should not be recognized until there is a reasonable assurance that enterprise will comply with the conditions attached to them and the grant will be received। ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट तब तक बुक्स में रिकॉग्नाइज्ड नहीं होगी जब तक हमें रीजनेबल अश्योरेंस नहीं हो जाती कि भाई हम लोग जो इसके साथ संबंधित शर्तें थी, गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ संबंधित शर्तें जो थी, वो शर्तें दैट इज कंडीशंस फुलफिल नहीं कर लेते। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ सरकार ने जो भी कंडीशन रखी, अगर हमारे को लगता है कि वो शर्तें हम लोग पूरी कर लेंगे, ठीक है जी, अटैच्ड जो कंडीशंस हैं वो हम फुलफिल कर लेंगे, फिर तो हम गवर्नमेंट ग्रांट को एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, और ग्रांट हमें रिसीव भी हो जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द स्टैंडर्ड ऑल्सो डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है जी, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, अगर स्पेसिफिक एसेट्स के रिलेटेड या रेवेन्यू ग्रांट मिली है या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिला है और रिफंड है, उन सभी का ट्रीटमेंट हम इस CAS में, जैसे मैंने आपको बोला इंट्रो में कि भाई इसमें हम लोग यही कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना, कि भाई रिफंड का ट्रीटमेंट कैसे करना है, मॉनेटरी ग्रांट्स, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, रेवेन्यू ग्रांट्स, कैपिटल ग्रांट, इन सभी ग्रांट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये हमें पढ़ना है। चलिए जी, अब आते हैं जी नंबर 2, AS 12 डज नॉट डील्स विद। कहते हैं ये जो AS 12 है किसके साथ डील नहीं करता। AS 12 जो है ये कौन से मैटर्स के साथ डील नहीं करता। स्पेशल प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग प्राइजेस और इन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑफ सिमिलर नेचर, गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। सरकार ने कोई सहायता दी, सरकार ने कुछ सहायता दी है पर वो है गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ठीक है जी, वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, किसी और तरीके से सरकार ने क्या है मदद करी है। ठीक है, तो वो उसके साथ AS 12 डील नहीं करता। नंबर 3, अगर गवर्नमेंट ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है जी, गवर्नमेंट जो है एक बिजनेस एंटिटी की क्या करता है, ऑनरशिप में स्टेक ले लेता है, तो उसके ट्रीटमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके साथ ये AS डील नहीं करता। ठीक है जी, एक तो ऑनरशिप एक्वायर करी उसमें, दूसरा कोई सरकार ने मदद का असिस्टेंस करी है अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट, उसके साथ डील नहीं करता। नंबर 3, जो स्पेशल प्रॉब्लम अराइज होती हैं, ठीक है, इन द अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, स्पेशल प्रॉब्लम अगर कोई अराइज होती है फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइजेस। ठीक है जी, चेंजिंग प्राइजेस की वजह से या फिर सप्लीमेंट्री जो इंफॉर्मेशन है इसी तरीके की, ठीक है, उसके साथ AS 12 डील नहीं करता। ठीक है जी, पहला स्पेशल प्रॉब्लम अगर अराइज होती है अकाउंटिंग में गवर्नमेंट ग्रांट्स के रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग प्राइसिंग के रिलेटेड, उसके साथ डील नहीं करता। नंबर 2, गवर्नमेंट ग्रांट के अलावा, असिस्टेंस के अलावा कोई और अगर सहायता करती है सरकार, उसके साथ ये AS डील नहीं करता। तीसरे नंबर पर जो ऑनरशिप में पार्टिसिपेशन है उस मुद्दे के साथ डील नहीं करता। चलिए जी, अब आते हैं जी मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर दी असिस्टेंस क्या होती है, सहायता, है ना, जो सरकार ने सहायता दी है एक बिजनेस एंटिटी को। हो सकता है पैसा पकड़ा दिया हो, अकाउंट में पैसे डाल दिए हों, या फिर इन काइंड में, ठीक है जी, फॉर द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद द सर्टेन कंडीशंस। ठीक है जी,
कई बारी क्या होता है, कंडीशंस जो है वो पास्ट में ही फुलफिल हो जाती हैं। कई बारी क्या होता है, पैसा देते वक्त शर्तें रखती जाती हैं कि भाई आपको अगले 3 साल ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है, अगले 3 साल ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। कई बारी क्या होता है, आपने शर्तें पूरी करी, कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हुई, देन आपको पैसे मिले, है ना। इसका मतलब है पास्ट में आपने टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर दी थी, कर चुके, आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर चुके हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करने के बाद, जैसे मान लीजिए आप सीए फाउंडेशन में, ठीक है, पहुंचे, तो सीए फाउंडेशन में पहुंचने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, पहले आपने +2 पास करी, देन फिर आप फाउंडेशन में आए। अब इंटरमीडिएट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले ही मतलब आपने फाउंडेशन पास कर ली हुई है ना। तो फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन पास कर ली, देन आप कहाँ पे पहुंचे, सीए इंटरमीडिएट में पहुंचे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पास्ट में ही आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपने क्या कर लिया है, पास कर लिया है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो सकती है, सहायता, सहायता जो सरकार ने दी है, नगदी या फिर एसेट ही पकड़ा दी आपको, इन काइंड में, ठीक है जी, कैश या इन काइंड में, ठीक है जी। कंडीशन जो है वो पास्ट में भी फुलफिल हो सकती हैं, या फ्यूचर में आपको बोल सकते हैं कि फ्यूचर में आपको कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, ठीक। They exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them, and transaction with the government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the enterprise। मतलब क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स में कौन सी चीजें नहीं आएंगी, कहते हैं वो सहायता नहीं आएगी, दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव ए वैल्यू प्लेस्ड upon them, and transaction with the government which cannot be distinguished from the normal transaction। मतलब क्या है, सीधी सी बात है, वो नॉर्मल ट्रांसेक्शन नहीं होनी चाहिए। एक बिजनेस एंटिटी और सरकार के बीच में कोई ट्रांसेक्शन हुई है, ठीक है, वो मान लीजिए सरकार ने मदद के रूप में ट्रांसेक्शन करने की कोशिश करी है, तो आप उसको गवर्नमेंट ग्रांट का दर्जा नहीं दोगे आप, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट अलग है, जो ट्रांसेक्शन करी गई है सरकार, और जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको पार्टिसिपेशन करने की ज़्यादा राइट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना मतलब फेवर किया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है ना, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो क्या है, न्यू एंटरप्राइज जो हैं, न्यूली स्टार्टअप्स, बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, उनको आगे पहुंचाने के लिए एक गवर्नमेंट की अप्रोच है, पॉलिसी है, ठीक है, वो अलग है, गवर्नमेंट ग्रांट्स अलग है, ठीक है जी, समझ गए जी। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस विच कैन नॉट रीजनेबली हैव ए वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, ठीक है। प्लस ट्रांजैक्शन जो सरकार के साथ की गई हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, इन कैश या इन काइंड, इन कैश या इन काइंड सरकार ने बिजनेस एंटरप्राइज की मदद करी है, ठीक है जी। इन काइंड, इन कैश में जो सरकार ने बिजनेस एंटिटी की मदद करी है, कैसे मदद करी है, पास्ट में कंडीशंस फुलफिल होने के बाद की वजह से, या फिर पहले ग्रांट दे दी फिर कहा कि फ्यूचर में आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो दो सिचुएशन में आपको ग्रांट्स दी जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब गवर्नमेंट ग्रांट जैसे हमने अभी पढ़ा, दो तरीके में क्लासिफाइड हैं, मॉनेटरी ग्रांट्स, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, मींस इन कैश, इन काइंड, इन कैश मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इन काइंड, ठीक। अब चलिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, क्या कह रहे हैं जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा गवर्नमेंट ग्रांट का। अब गवर्नमेंट ग्रांट को दो अप्रोच से चल सकते हो, एक कैपिटल अप्रोच, एक इनकम अप्रोच, ठीक है।
कहते हैं यहां पर जब कैपिटल अप्रोच हम फॉलो करेंगे तो यहां पर हम लोग शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट मान लेंगे, जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको ट्रीट कर लेंगे एज ए पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी। अगर इनकम है तो फिर क्या होगी, ग्रांट को हम क्या करेंगे, जितने पीरियड के लिए, जैसे मान लीजिए 3 साल की कंडीशन रखी सरकार ने, 3 साल की शर्तें रखी, तो 3 साल में इनकम को, जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको एलोकेट कर दिया जाएगा पी एंड एल में। ठीक है जी, उसको गवर्नमेंट ग्रांट को 3 साल में एलोकेट कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू अप्रोच या इनकम अप्रोच। दूसरा कैपिटल अप्रोच, उसमें क्या होगा, वो शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट बन जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी। ठीक है सर, आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं जी विद प्रैक्टिकल सम। चलिए अब आगे बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कहते गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल, कहते ये तब तक इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं होगी जब तक हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाता। जब तक हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाता, किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाता, हमें रीजनेबल एश्योरेंस नहीं हो जाता कि एंटरप्राइज जो है कंप्लाई कर लेगी कंडीशंस को, है ना, जो शर्तें थी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ग्रांट के साथ संबंधित, वो सभी शर्तों को फुलफिल नहीं कर लेगी, प्लस प्लस और ग्रांट रिसीव नहीं हो जाएगी। अगर हमें लगता है ग्रांट रिसीव हो जाएगी, अगर हमें लगता है ग्रांट जो है रिसीव हो जाएगी, प्लस जो इसके साथ संबंधित टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो क्या हो जाएगी, कंप्लाइड हो जाएंगी। ठीक है जी। जो बिजनेस एंटिटी है, इस गवर्नमेंट ग्रांट के साथ रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सरकार ने रखी हैं, हम लोग वो पूरा कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे। अगर हम कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं, हमारे को लगता है कि हाँ हमारी बिजनेस एंटिटी जो है वो कंडीशन जो रखी है सरकार ने वो फुलफिल कर लेंगे, ठीक है, इजीली हो जाएगी फॉर्म, ठीक है, अचीव हो जाएंगी, तो देन हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इनकम के तौर पर। ठीक है जी, या जिस तरीके से जो भी इनकम अप्रोच या कैपिटल अप्रोच से करना है। कहते हैं नोट क्या है, रिसीट ऑफ ग्रांट इज नॉट ऑफ इटसेल्फ कंक्लूजिंग एविडेंस। कहते हैं आपने ग्रांट सरकार से ले ली, हथिया ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ हो गया बस बात खत्म। दैट द कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड, है ना। आपने मान लीजिए शुरू में किसी तरीके से झूठ बोल के या फिर हाँ बोला, प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है जी, हम साइन करके बोल डिक्लेरेशन दे दिया कि हाँ ठीक है जी हम कर देंगे जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी, हम इजीली अचीव कर लेंगे जी कंडीशंस। ठीक है, तो आपने ग्रांट तो रिसीव कर ली, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरकार आपसे वापस नहीं ले सकती, वो ग्रांट ले सकती है ना। कब ले सकती है, अगर आपने कंडीशंस फुलफिल ना करी तो। ठीक है जी, जिस साल आपने टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ी उसी साल ही सरकार ने पैसे वापस ले लेने हैं। तो मतलब क्या हुआ, ग्रांट रिसीव होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सारी, है ना, सारी की सारी जो प्रॉब्लम से आपका छुटकारा हो गया, आपको पैसे मिल गए, अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार आपसे वापस भी ले सकती है किसी भी समय। क्लियर है जी। तो क्या है जी, ग्रांट रिसीव होने का मतलब ये नहीं है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि ग्रांट आपने अर्न कर ली। ठीक है जी, अर्न तब होगी जब आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस है कि टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर लोगे, प्लस ग्रांट आपकी रिसीव हो जाएगी। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे नंबर 1, नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, then government grant may take the form of non-monetary assets such as land or other resources। अब इसको आप कैसे ट्रीट करोगे,
जो आपको नॉन मॉनेटरी ग्रांट सरकार की तरफ से मिलेगी उसको आप कैसे बुक्स में दिखाओगे। ठीक है जी। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स क्या है, आपको कोई लैंड मिल गई या प्लांट एंड मशीनरी मिल गई, ठीक है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन, ठीक है, एसेट्स आपको मिल गई सरकार की तरफ से एज इट इज, ठीक है, तो ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट हो गई। कहते हैं यहां पर आप क्या कर सकते हो, अब दो तरीके से सरकार दे सकती है आपको एसेट, कहते हैं या फिर गिवन एट कंसेशनल रेट्स या फिर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते हैं ये हो सकता है कि मान लीजिए ये एसेट है 100 रुपीज की, ये आपको एसेट ही पकड़ा दी, आपको लीजिए ले जाइए, ठीक है जी, 100 रुपीज की एसेट थी, ये आपको एज इट इज ग्रांट के तौर पर सरकार ने पकड़ा दी, ठीक, आपको सरकार ने सौंप दी। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, सरकार ने कहा ये लो, ये एसेट का जो मार्केट वैल्यू है वो है 100 रुपीज, हम आपको ये एसेट सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज में देने को रेडी है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, एट कंसेशनल रेट, ये गवर्नमेंट ग्रांट होगी आपको एट कंसेशनल रेट पे, ठीक। तो यहां पर पहला वाला केस जो हमने 100 रुपए की ग्रांट एसेट जो है वो कितने में दी, फ्री में, दैट इज 0। अब आपको बुक्स में तो दिखानी है, बुक्स में तो दिखानी है, तो आप क्या करोगे, तो कहते हैं यहां पर आप इन नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दोगे गवर्नमेंट ग्रांट। अब आपने इसका कोई पैसा दिला तो दिया नहीं है ना, इस एसेट का कुछ पैसा दिला तो दिया नहीं सरकार को, फ्री में आपको ये एसेट मिल गई, तो अब आप किताबों में क्या दिखाओगे, 0, 0 थोड़ी ना दिखाओगे, कुछ ना कुछ नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है, 1 रुपया, 10 रुपए या 100 रुपए। अब आप कहोगे सर 100 रुपए की तो एसेट थी, अरे मैंने तो एग्जाम्पल ली है, मान लीजिए 10 लाख, आप बड़ी अमाउंट ले लो, है ना, 10 लाख या 10 करोड़ की एसेट थी, आपको सरकार ने फ्री में दे दी, है ना, फ्री में दे दी, तो अब क्या हुआ, अब आप कितने की रिकॉर्ड कर सकते हो उसको, 1 रुपए की, 10 रुपए की रिकॉर्ड कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है जी। अब दूसरा तरीका, अब आपको कंसेशनल रेट पे दी गई है, ठीक है, कंसेशनल रेट पे दी गई है, फॉर सच एसेट रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, ये कितने की एसेट थी, 100 रुपए की, कितने की आपको मिल रही है, 40 रुपए की, तो कहते हैं एक्विजिशन वैल्यू दैट इज 40 रुपए पे आप रिकॉर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मॉनेटरी एसेट्स, नॉन मॉनेटरी एसेट्स या नॉन मॉनेटरी ग्रांट, सॉरी नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स, ठीक है, एट दो केसेस हो गए, एक एट कंसेशनल रेट पे, एक फ्री ऑफ कॉस्ट। जब फ्री ऑफ कॉस्ट पे है, जब फ्री ऑफ कॉस्ट पे दी जा रही है आपको, तो किस पे रिकॉर्ड होगी, एट नॉमिनल वैल्यू। जब कंसेशनल रेट पे दी जा रही है, जब एसेट कंसेशनल रेट पे दी जा रही है, तो जो भी आपने अमाउंट पे किया दैट इज एक्विजिशन कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, एसेट बुक्स में रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, चलिए जी अब आएगा जी मजा, ठीक है जी। कैसे, कहते प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, आपको ग्रांट मिली है स्पेसिफिक फिक्स एसेट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ये कैलकुलेटर का, ठीक है, तो क्या होगा, कहते ग्रांट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है जी, दोज प्राइमरी कंडीशन इज दैट एन एंटरप्राइज क्वालिफाइंग फॉर देम, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं जी, कहते ग्रांट जो रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट है आर द गवर्नमेंट ग्रांट्स, ओके, whose primary condition is that enterprise qualifying for them, okay, should purchase, construct or otherwise acquire such assets, ठीक है। कहते हैं जो स्पेसिफिक एसेट्स के रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, ठीक है, उसकी पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है कि भाई एंटरप्राइज जो है उसके लिए क्वालिफाई है,
तभी तो वो उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जा रहा है ना, कंसेशनल रेट पे दी जा रही है या फ्री में दी जा रही है। ठीक है, दोबारा सुनिए ध्यान से। ग्रांट्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट आर द गवर्नमेंट ग्रांट्स हुज प्राइमरी कंडीशन इज दैट, जो स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए ग्रांट मिलती है उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या होती है कि एंटरप्राइज क्वालिफाई है उसके लिए। एंटरप्राइज जो बिजनेस एंटिटी जो है वो क्वालिफाइड है या क्वालिफाइंग है उसके लिए, है ना। शुड परचेज कंस्ट्रक्ट या अदरवाइज जो भी है। अदर कंडीशन में ऑल्सो भी अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट और पीरियड्स ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड और हैंडल्ड। ठीक है जी। जो इसके अलावा और कोई कंडीशन होगी एसेट की लोकेशन के लिए, ठीक है, एसेट की टाइप के लिए, बिजनेस एंटिटी की टाइप के लिए, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए कितने साल तक, ठीक है, वो भी कंडीशन हमें लगता है कि वो फुलफिल कर लेगी। ठीक है जी, वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, कहते स्पेसिफिक। अब हम आगे, इसके दो मेथड हैं। ठीक है, जो स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए ग्रांट दी जा रही है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए दो मेथड हैं, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। ठीक है जी, मेथड 1 और मेथड 2। अब ध्यान से सुनना जरा। कहते मेथड 1 में हम लोग ग्रांट कैसे दिखाएंगे और अकाउंटिंग कैसे करेंगे, रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। कहते ग्रांट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द एसेट कंसर्न्ड इन अराइविंग एट इट्स बुक वैल्यू। ठीक है जी, अब यहां पर आपको ग्रांट मिली है किसके लिए, स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए। ठीक है जी, स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए ग्रांट मिली है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कैलकुलेटर के लिए स्पेसिफिक फिक्स एसेट है, इसके लिए आपको सरकार से ग्रांट मिली। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी थी, मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है, आपको ग्रांट कितने की मिली, 60 रुपए की, -60, तो बुक वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपए। ठीक है, द ग्रांट इज thus recognized in the P&L over the useful life of depreciable asset by way of reduced depreciation charge। यहां पर देखा जाए जो 60 रुपए की ग्रांट मिली, इस केस में देखा जाए जो 60 रुपए की आपको ग्रांट मिली उसको हमने अलग से नहीं कुछ दिखाया। हमने क्या किया, ये एसेट 100 की थी, ग्रांट 60 रुपए की थी, हमने कितने की बुक्स में दिखाई इसे, एसेट 40 रुपए की, 40 रुपीज की। ठीक है, हमने इस एसेट को 40 रुपए की दिखाया। मान लीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था, 10% था, स्ट्रेट लाइन मेथड था। ठीक है, अब 100 रुपए के ऊपर 10% कितना बनता है, 10 रुपए। डेप्रिसिएशन कितनी लगनी थी, वैसे तो 10 रुपए। अब ये एसेट कितने की बुक्स में हम दिखा रहे हैं, 40 रुपए की। तो 40 रुपए का 10% कितना होता है, 4 रुपए। कहाँ हम डेप्शन दिखाते, 10 रुपए, कहाँ दिखा रहे हैं, 4 रुपए। तो 6 रुपए क्या हुआ, डेप्रिसिएशन रिड्यूस हो गई। डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगी मतलब हमारी इनकम बढ़ गई 6 रुपए के साथ, दैट्स इट। तो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो है देखा जाए ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ठीक है जी, कहते वेयर द ग्रांट्स इक्वल द होल और वर्चुअली द होल ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, द एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एट ए नॉमिनल वैल्यू। तो बहुत आसान हो गया है ना। जैसे हमने वहां पर नॉन मॉनिटरी ग्रांट में पढ़ा था ऊपर, है ना, नॉन मॉनिटरी ग्रांट में पढ़ा था। अब यहां पर मेथड 1 में कुल मिला के क्या हुआ, आपको गवर्नमेंट ग्रांट दी जा रही है इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट। तो अब आप उस एसेट को कितने पे शो करोगे, मेथड 1 के अकॉर्डिंग, मेथड 1 के अकॉर्डिंग कितने पे शो करोगे, आफ्टर डिडक्टिंग गवर्नमेंट ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी, जो भी नेट प्राइस हमने पे किया है अपनी जेब में से, नेट प्राइस पे किया है हमने अपनी जेब में से, पॉकेट में से, तो वो ग्रांट लेस करने के बाद जो भी नेट वैल्यू फिगर बचेगा उसको हम कॉस्ट बुक वैल्यू ऑफ एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर देंगे। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट अलग से नहीं शो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने एसेट खरीदी कितने रुपए की, 100 रुपए की,
ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या आ गई, मान लीजिए मशीनरी लगा लीजिए, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया, कितने के साथ आ गया, 100 रुपए के साथ आ गया। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक आ गया, कितने के साथ, 100 रुपए के साथ, ठीक है। अब ग्रांट कितनी मिली सरकार से, 60 रुपए की, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, टू फिक्स एसेट, जी हाँ, नरेशन में लिख दोगे बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ₹4.60, ठीक है जी। तो नेट करके हमारी जो एसेट आ गई कितने की आ गई, 40 रुपए की आ गई, ठीक है जी। नाउ डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द नेट वैल्यू दैट इज ₹40 ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, दैट्स इट, ठीक है जी। ये हो गया जी मेथड 1 का सिलसिला। अब चलते हैं मेथड 2, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वे है देखा जाए तो, ठीक है, बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वे है ग्रांट को दिखाने का। कैसे जी, कहते देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहले वाले मेथड में तो आपने ग्रांट को जो है वो देखा जाए कहीं गुम ही कर दिया। ग्रांट को देखा जाए आपको लगेगा पहला मेथड बड़ा आसान, सर मजेदार है, पहला मेथड तो बिल्कुल सीधा हो गया कि एसेट की वैल्यू ही कम कर दी हमने, है ना। देखा जाए पहला मेथड आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत मजेदार, बहुत आसान, बट देखा जाए ट्रांसपेरेंसी के वे से देखा जाए तो ट्रांसपेरेंट मेथड सेकंड है। कैसे, चलिए देखते हैं। कहते ग्रांट जो मिली in relation to depreciable asset are treated as deferred revenue या deferred income which is recognized in the P&L on systematic and rational basis over the useful life of asset, ठीक है जी। ग्रांट, ये तो किसकी बात हो रही थी, डेप्रिशिएबल एसेट की। आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व under this method as there is usually no charge to the income in respect of such assets, ठीक है। if grant relating to non depreciable asset requires the fulfillment of certain obligations, grant is credited to the income over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to income, ठीक है जी। एक एक करके अब बात करते हैं, एक एक कंडीशंस की बात करते हैं आराम से एग्जांपल के थ्रू। कहते हैं हमें पहला केस क्या है, यहां पर हमने ग्रांट मिली है, ग्रांट मिली है रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्डिंग के अगेंस्ट लगा लीजिए, है ना, बिल्डिंग के अगेंस्ट मान लीजिए 50 लाख की बिल्डिंग थी, ठीक है, और हमें 20 लाख रुपए की ग्रांट मिल गई सरकार से, ठीक है। 50 लाख की कॉस्ट कितनी थी, 50 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट कितने की मिली है, 20 लाख, ठीक है। ओके सर, बिल्डिंग क्या है, डेप्रिशिएबल। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है सरकार से उसको डेफर्ड इनकम के तौर पर दिखा देंगे, ठीक है जी। विच इज रिकॉग्नाइज इन द P&L ऑन सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एसेट की लाइफ 5 साल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ग्रांट कितने की मिली थी, 20 लाख रुपए की, तो इक्वली कितना हो गया, 5 लाख नहीं 4 लाख, सॉरी 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ठीक है जी। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली, पहले एसेट जितने की खरीदी, कितने की खरीदी, 100 रुपए की एसेट खरीदने की एंट्री डाली, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की एसेट खरीदी हमने, 50 लाख रुपए की, ठीक है जी। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख रुपए, ये हो गई एसेट परचेज करने की। दूसरी, अब सरकार से ग्रांट मिली, ठीक है जी,
सरकार से हमें ग्रांट मिली। अब उसको हमने क्या दिखा दिया, उसको हमने क्या दिखा दिया, डेफर्ड इनकम। अब इसको हम 20 लाख रुपए को क्या दिखाएंगे, डेफर्ड इनकम। अब इसको, इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है जी, डेफर्ड इनकम अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट, 20 लाख रुपए हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हर साल के एंड में 4-4 लाख रुपए क्या करते जाएंगे, रिवर्सल एंट्री डालते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में अब देखा जाए एक्री होगी इनकम, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेफर्ड इनकम अकाउंट डेबिट कर देंगे 4 लाख रुपीज टू पी एंड एल कर देंगे 4 लाख। ठीक है जी, अगर मेथड दूसरा हुआ तो उसके प्रोपोर्शनेटली चला जाएगा, डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग हुआ, ये जैसे भी हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिकॉग्नाइज कर देंगे, दैट्स इट। अब हर साल 4 लाख रिवर्स होता जाएगा, होता जाएगा। और दूसरी तरफ जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन कितने पे होगी, पूरे के ऊपर, डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट, दैट इज 50 लाख, बस। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी पूरे 50 लाख पे होगी। अब 5 साल लाइफ थी तो 50 लाख डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 10 लाख। तो 10 लाख डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 4 लाख रुपए क्या हो गया, डेफर्ड इनकम हो गई हमारी, है ना, पी एंड एल में क्रेडिट हो जाएगा, बस। ठीक है जी, चलिए ये हो गया जी फर्स्ट केस। अब चलते हैं जी सेकंड केस पे, ये हो गया हमारा डन। ठीक है जी, विद एग्जांपल। अब सेकंड पे आते हैं जी, ग्रांट्स रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। मान लीजिए लैंड के अगेंस्ट ग्रांट मिली है, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल होती है। ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, अब मान लीजिए हमें ये ग्रांट मिली है 20 लाख रुपए की, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट है, दूसरे मेथड में। अंडर दिस मेथड, as there is no usually no charge to the income in respect of such asset, क्योंकि हमें इसको इनकम में तो दिखा ही नहीं सकते, है ना। अब हमने एसेट खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी कितने की, 50 लाख रुपए की। तो 50 लाख की बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग टू बैंक आ गया 50 लाख, तो बिल्डिंग करूँ लैंड, क्योंकि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल के अगेंस्ट जान ली ना। 50 लाख की 50 लाख की लैंड खरीदी। अब लैंड तो आपको पता है इसकी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होती नहीं, लगती नहीं, इसका कुछ घसना नहीं, कुछ बिगड़ना नहीं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग टू बैंक हो गई 50 लाख, यूजफुल लाइफ है नहीं तो डेप्रिसिएशन लगनी नहीं, तो राइट ऑफ भी होनी नहीं, एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखा जाए तो ये हमारी कैपिटल रेवेन्यू हो गई, है ना, कैपिटल रिसीट हो गई। तो इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, यूजली देयर इज नो चार्ज टू द इनकम। क्लियर है जी, कौन से वाला हो गया, पहला नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में मेथड 1 और 2 में क्या हुआ, मेथड 1 में सीधे ही क्या हो गया, मेथड 1 में तो डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल का और डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल का झंझट ही खत्म हो गया, उसमें तो सीधे ही एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो, सीधे तरीका ये है। दूसरे में, पहले मेथड में क्या हुआ, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल का झंझट ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वहां पर सीधा ही एसेट की कॉस्ट में से लेस करने को बोला हुआ है। दूसरे मेथड में क्या बोला हुआ है, दूसरे मेथड में सेग्रीगेट कर दिया डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल, है ना, डेप्रिशिएबल नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल में क्या किया हमने, डेप्रिशिएबल में हमने इनकम, डेफर्ड इनकम दिखा दी एक तरफ, एक तरफ एसेट एज इट इज रहने दी बैलेंस शीट में, और जो डेफर्ड इनकम थी उसको धीरे धीरे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट या रैशनल बेसिस पर जो भी डेप्रिसिएशन जिस बेसिस पर हम एलोकेट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने इनकम में दिखाते गए। ठीक, अब और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हम लोगों ने क्या किया, जो भी ग्रांट मिली उसको कैपिटल रिजर्व में दिखा दिया एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक, तीसरा केस,
ये भी समझ आ गया जी? आ गया सर, डन। तीसरा, इफ ए ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है। अब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, बट मान लीजिए लैंड है कोई, उसके अगेंस्ट हमें सरकार से सहायता मिली है, ओके। रिक्वायर्स द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्लिगेशन, ओके। अब कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, वो हमें क्या करनी है, वो ऑब्लिगेशन हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं जी, अब जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो फुलफिल करनी है हमें ऑब्लिगेशंस, द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू द इनकम ओवर द सेम पीरियड ओवर विच cost of meeting such obligation is charged to the income। क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपको, पर है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट, ठीक है जी, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट, ठीक है। अब पर यहां पर उन्होंने बोला है कि आपको मान लीजिए 3 साल, 5 साल, 10 साल, इतने साल कंडीशंस फुलफिल करनी है, ठीक है जी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ग्रांट को जो है एज ए इनकम दिखाएंगे over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to the income, ठीक है जी। जितने साल हमने शर्तें पूरी करनी है उतने साल में, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच ऑब्लिगेशन, ठीक है। जो भी हमें देखा जाए तो जिम्मेदारियां, लाइबिलिटी डिस्चार्ज करने को लगेंगे, ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करने को लगेंगे, उतने पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, उतने पीरियड हम लोग क्या करेंगे, चार्ज टू द इनकम कर देंगे, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट ग्रांट है, ठीक है जी। अब मैं समरी करता हूं, समराइज करता हूं दोनों मेथड को। मेथड 1 हमने किस चीज का पढ़ा, गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली हमें रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, स्पेसिफिक फिक्स एसेट के अगेंस्ट ग्रांट मिली। मेथड 1 उसका जो था, उसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी उसमें डेप्रिशिएबल एसेट हो चाहे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो, यहाँ पर सीधा ही मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, जितने की ग्रांट एसेट थी, कॉस्ट ऑफ एसेट थी, उसमें से माइनस कर देंगे गवर्नमेंट ग्रांट की वैल्यू, तो नेट फिगर हम बैलेंस शीट में एसेट की फिगर दिखा देंगे, वैल्यू दिखा देंगे। ये हो गया मेथड 1। दूसरे मेथड में हम लोग, दूसरे मेथड में 3 केसेस हो गए, इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। मेथड 2 को 2 केसेस में डिवाइड कर सकते हो, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल में सीधा सीधा हो गया, कहते हैं जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसको अलग दिखा दो एसेट साइड, और जो गवर्नमेंट ग्रांट है, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट है उसको डेप्रिशिएशन के बेसिस पर, जिस बेसिस पर आप डेप्रिशिएशन चार्ज टू द पी&एल करोगे, उस बेसिस पर डेफर्ड इनकम को क्रेडिट टू द पी&एल कर दो, ठीक है जी। डेप्रिशिएशन अगर 5 साल में आप एसेट की चार्ज कर रहे हो तो 5 साल में गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दोगे, चार्ज क्रेडिट टू द रेवेन्यू, दैट इज इनकम, ठीक है। और अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिशिएशन है तो इनकम भी उसी हिसाब से ही प्रोपोर्शनेटली डेफर्ड रेवेन्यू को, इनकम को चार्ज क्रेडिटेड कर दोगे, ठीक। ये हो गया कौन सी, डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल में क्या हुआ, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में 2 चीजें हैं। अगर कोई शर्त नहीं है, अगर कोई आगे जाके आपको इन फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं करनी, आपने पास्ट में ही तो जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी, ठीक है, तो आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट ग्रांट मिल गई, तो कहते हैं फिर तो बहुत आसान है, फिर तो आप क्या करो, सीधा सीधा काम करो सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड में क्या करो, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसको कैपिटल रिजर्व में दिखा दो, उसको, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल ग्रांट में हमें क्या करना है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट, तो कैपिटल रिजर्व में हमें क्या करना है, दिखा देना है कैपिटल रिजर्व में। ये कब है, जब कोई शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। दूसरा, अगर टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑब्लिगेशन हमें कोई मेट करनी है, डिस्चार्ज करनी है इन फ्यूचर में, तो फिर क्या होगा, उस कंडीशंस के, टर्म्स एंड कंडीशन के तहत हम लोग क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर देंगे, ठीक है जी। जो भी जितने पीरियड के लिए हमें ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करनी है उतने पीरियड में उसकी
इनकम को, वैल्यू को क्रेडिट टू द पी एंड एल कर देंगे। ठीक है जी, चार्ज टू द इनकम कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू द इनकम। ठीक है जी, ये हो गए जी दोनों मेथड हो गए किस चीज के, नॉन जो स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट हमें ग्रांट मिलती, गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है। अब आते हैं जी नेक्स्ट, रेवेन्यू ग्रांट और कैपिटल ग्रांट या प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। पहले रेवेन्यू ग्रांट। रेवेन्यू ग्रांट, अब रेवेन्यू ग्रांट क्या होती है जी, सबसे पहले रेवेन्यू ग्रांट क्या है, grants relating to revenue are sometimes presented as a credit in the P&L statement either separately or under the general heading that is other income। ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने कंपनी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता था, पहले नंबर पे क्या होता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दूसरा क्या होता था जी, अदर इनकम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कहते हैं या तो फिर अलग से शो कर सकते हैं या फिर अदर इनकम के अंदर ही हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, अदर इनकम जो कंपनीज की अपना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी एंड एल में दिखाई देता है, उसकी आप क्या कर सकते हो, उसकी सब हेडिंग में अदर इनकम की जो हम डिटेल डालते हैं उसमें आप गवर्नमेंट ग्रांट दिखा सकते हो। ठीक है जी, अब या फिर कहते हैं क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिवली दे आर डिडक्टेड इन रिपोर्टिंग द फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक्चुअली में रेवेन्यू ग्रांट होती क्या है, कई बारी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो कई बारी क्या होता है, कोई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सरकार को लगता है अच्छा काम कर रही हैं, पर वो चाहते हैं, वो एक्चुअली में लॉसेज में जा रही हैं। ठीक है, सरकारी संस्था, गवर्नमेंट संस्थाएं हैं कोई, या फिर कोई अपना एंटिटी है, कोई इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको सरकार नहीं चाहती कि वो बंद हो। ठीक है, तो जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो सरकार गवर्नमेंट फंडेड होती है, तो गवर्नमेंट उन्हें समय समय पर असिस्टेंस देकर, सहायता देकर उनको जगाए रखती है, उनको जीवित रखती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो ग्रांट दी गई है ये एक्चुअली में किसी एसेट के लिए नहीं दी गई, कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए नहीं दी गई, वो सिंपली बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए दी गई है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को हाँ आप इसको चलाते रहो, चलते रहने दो। ठीक है, इसको ये काम बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने पैसा अलॉट किया है। ठीक है, उसके लिए सरकार ने पैसा अलॉट किया है। ठीक है, तो देखा जाए, कहते हैं ये तो इस साल मिली है, हो सकता है अगले साल फिर मिल जाए, कोई शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ये तो मदद के तौर पर, सहायता के तौर पर ही दी गई है, तो ये तो सीधी सीधी कमाई है ना, इनकम है, जैसे मर्जी इनकम है। ठीक है, तो चाहिए तभी उन्होंने बोला कि हमें क्या करना है, इसे प्रेजेंट करना है क्रेडिट साइड ऑफ द पी एंड एल अकाउंट, या फिर अलग से, या फिर अदर इनकम में। याद रखिएगा, रेवेन्यू ग्रांट को हम लोग क्या करते हैं, या फिर सेपरेट हेडिंग के साथ क्रेडिट टू द पी एंड एल करते हैं, या अदर इनकम में, या तीसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसको पर्टिकुलर जो मान लीजिए कोई फंक्शनिंग करने को बोला सरकार ने, कुछ एक्ट करने को बोला, उस पर्टिकुलर एक्ट में आपका खर्चा हो गया 100 रुपये, सरकार ने बोला कि 75 रुपीज़ हम देंगे, तो उसमें से लेस कर दोगे। ठीक है, 100 रुपये आपकी पॉकेट में से गया था, 75 सरकार ने वापस दे दिया, तो नेट एक्सपेंसेस आप शो कर दोगे 25 रुपये। तो कुल मिला के 3 पॉइंट हो गए इसमें रेवेन्यू ग्रांट में। पहली बात, रेवेन्यू ग्रांट किसकी होती है, बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए या फिर पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, जो क्या है रेवेन्यू नेचर की है, रूटीन नेचर की है ना, जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैपिटल ग्रांट नहीं है, आप कह सकते हो कैपिटल ग्रांट नहीं है जो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर
क्रेडिट टू द पी एंड एल कर देंगे। अब उस क्रेडिट टू द पी एंड एल करने का तरीका क्या है, या सेपरेट हेडिंग में या फिर अदर इनकम में। और दूसरा तरीका क्या है, क्रेडिट टू द पी एंड एल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है जिसके लिए स्पेशल ये ग्रांट दी गई है, सहायता दी गई है, उसमें से माइनस कर देंगे। दैट्स इट। तो ये होगी हमारी रेवेन्यू ग्रांट। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई जी, रेवेन्यू ग्रांट। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट, प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। यहां पर हम बात करेंगे जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पर सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पर या नेचर में पैसा दिया गया है। कहता है वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ऑफ द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, दैट इज दे आर गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द अंडरटेकिंग। ठीक है जी, आपने 100 करोड़ लगाया, सरकार ने 20 करोड़ दे दिया, और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट कैपिटल आउटले। ठीक है जी, तो सरकार ने कहा कि आप इतना पैसा लगाओ, इतना हम आपको देंगे। ठीक है जी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के टुवर्ड्स दे दिया ग्रांट। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। ठीक है, तो एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। इसके संबंधित ऐसा कुछ कहते हैं आपको रीपे करने की या रिफंड करने की आवश्यकता फ्यूचर में नहीं आन पड़ेगी। तो फिर कहते हैं यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देने पड़ेंगे वापस। तो यहाँ पर जो ग्रांट मिली सरकार की तरफ से उसे कैपिटल रिजर्व दिखा देंगे। द ग्रांट्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व विच कैन बी नीदर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड नॉर कंसिडर्ड एज डेफर्ड इनकम। क्योंकि ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि ये कैपिटल के तौर पर देखा जाए तो सरकार ने दी है ना, जो पैसा असिस्टेंस दी है सरकार ने, जो सहायता दी है, जो काइंड ऑफ ग्रांट दी है, ये इन द नेचर ऑफ क्या है, प्रमोटर्स, प्रमोटर के तौर पर दी है। देखा जाए तो सरकार ने खुद पैसा आगे बढ़ के आपकी कंपनी में लगाया, आपकी एंटिटी में लगाया। ठीक, तो यहां पर विद रेफरेंस टू द क्या लगाया है, टोटल इन्वेस्टमेंट। आपने 500 करोड़ लगाए, सरकार ने 50 करोड़ भी आपको दे दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ जी, क्या हुआ, यहां पर आपको जो ग्रांट मिली, ये इन्वेस्टमेंट सरकार ने करी, वो इन द नेचर ऑफ क्या है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एसेट्स के लिए नहीं दी, कोई कमाई करने के लिए नहीं दी, या फिर कोई आपकी पोजीशन अच्छी नहीं दी, है ना, आपकी वर्किंग रेवेन्यू जो आप कह सकते हो कंडीशन अच्छी नहीं थी आपकी, है ना, बिजनेस की सिचुएशन मतलब अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से नहीं दी। यहाँ पर सरकार ने आपको अपनी कोई स्कीम के तहत बोला कि हाँ भाई हम आपको पैसा देंगे, अब लगाइए पैसा यहाँ पर। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन के तौर पर, है ना, योगदान के तौर पर, कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन, आप पैसा आप लगाइए, कुछ हम आपको देंगे साथ। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल भी दी है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम की। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस ग्रांट को, ठीक है, जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगी उसको क्या दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और ये वो ग्रांट है जो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट मतलब इस्तेमाल नहीं की जा सकती डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या फिर उसको डेफर्ड इनकम में मतलब क्रेडिट टू द पी एंड एल नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसको कैपिटल रिजर्व के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जो ना ही डिविडेंड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है, ना ही डेफर्ड इनकम के तौर पर कभी भी दिखाई जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया जी पूरा। अब कुल मिला के अगर अभी तक हम बात करें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। पहली बात, अब इसके बाद हमारा सिर्फ रिफंड वाला टॉपिक रहता है मेन। ठीक है जी, रिफंड आ गया, देन उसके बाद हमारा ये एएस खत्म हो जाएगा, देन सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाएंगे फिर। ठीक है जी, ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहली बात, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू नेचर की हो सकती है, कैपिटल नेचर की हो सकती है।
ठीक है, रेवेन्यू नेचर की हो सकती है, कैपिटल नेचर की हो सकती है। जो रेवेन्यू नेचर की हो सकती है वो क्रेडिट द पी एंड एल होगी, ठीक है, ओवर द जो भी एसेट की लाइफ होगी, जितने साल बेनिफिट मिलने वाला है या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दूसरा कैपिटल ग्रांट, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मॉनेटरी एसेट्स के लिए हो सकती है, नॉन मॉनेटरी एसेट्स के लिए हो सकती है। ये मॉनेटरी ग्रांट हो सकती है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट हो सकती है। मॉनेटरी ग्रांट क्या हो गई, सरकार ने पैसा ही पकड़ा दिया, है ना। मॉनेटरी ग्रांट क्या हो गई, सरकार ने पैसा ही पकड़ा दिया, इन कैश हो गया। दूसरा नॉन मॉनेटरी ग्रांट इन काइंड हो गया। अब इन काइंड में अगर हम बात करें, इन काइंड में आप कह सकते हो इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, अगर हम बात करें नॉन मॉनेटरी ग्रांट में, अगर हम बात करें इन रिलेशन टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट, यहां पर आप कह सकते हो एक डेप्रिशिएबल, एक नॉन डेप्रिशिएबल हमने पढ़ा, ठीक है ना। डेप्रिशिएबल में हमने मेथड पढ़े आगे, है ना। डेप्रिशिएबल में क्या होगा, डेप्रिशिएबल में सीधे ही हम क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक है। मेथड वन में अगर हम बात करें, सीधा ही दोनों, चाहे डेप्रिशिएबल है चाहे नॉन डेप्रिशिएबल है, मेथड वन अगर हम लगाते हैं, ठीक है, मेथड वन लगाते हैं गवर्नमेंट ग्रांट का, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में से सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर मेथड टू लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर इन रिलेशन टू डेप्रिशिएबल एसेट में क्या होगा, डेप्रिशिएबल एसेट में हम लोग एसेट को एज इट इज जितने की खरीदी थी उतने में दिखाएंगे, और जो ग्रांट मिली उसको डेफर्ड इनकम दिखाएंगे, और इसको क्रेडिटेड करेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। जो बेसिस पर डेप्शन चार्ज होगी उस बेसिस पर ग्रांट क्रेडिटेड द पी एंड एल होगी, ठीक है जी। और दूसरा हमारा जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमें जो ग्रांट मिली, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमें जो ग्रांट मिली, जो हमने देखिए यहां पर 3 केसेस पढ़े। पहला वाला हो गया डेप्रिशिएबल, मेथड टू का डेप्रिशिएबल वाला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, नॉन डेप्रिशिएबल वाला हो गया। नॉन डेप्रिशिएबल जैसे हमने बना कि लैंड वाले केस में, ठीक है। अब लैंड नॉन डेप्रिशिएबल में 2 थे, एक जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है तो सीधा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, एक है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन, सेकंड मेथड था जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, तो टर्म्स एंड कंडीशन है तो जितने साल की टर्म्स एंड कंडीशन है उतने साल में वो क्या हो जाएगा, चार्ज टू द इनकम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रेवेन्यू ग्रांट सीधी सीधी क्या होती है, रेवेन्यू ग्रांट जिस साल मिलेगी उसी साल सिंपल क्रेडिटेड टू द पी एंड एल हो जाएगी, है ना। और उसका वो क्या होगा, या फिर क्रेडिटेड टू द पी एंड एल हो जाएगी, या फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको पर्टिकुलर जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस पे होंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल ग्रांट, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसके रिलेटेड हमें सरकार ने हमें कंट्रीब्यूशन किया, तो उसमें इसको बोलते हैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट, है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सीधा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो भी सरकार की तरफ से पैसा हमें मिलता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पैसा मिला सरकार की तरफ से उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और ये पैसा ना ही डिविडेंड के लिए इस्तेमाल होगा कभी फ्यूचर में, और ना ही डेफर्ड इनकम के तौर पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आते हैं जी छोटा सा लास्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम धनाधन इसके 1 to all प्रैक्टिकल कर देंगे। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिफंड कैसे होगा जी गवर्नमेंट ग्रांट का। अब देखिए कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट समटाइम बिकम रिफंडेबल बिकॉज सर्टेन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, है ना। कुछ शर्तें थी, वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो सरकार ने पैसे वापस मांग लिए। आर ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हो जाएगी एज पर द AS 5, ठीक। अब चलिए, अब हमने 2 मेथड पढ़े गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने के। मेथड 1 में हमने क्या किया था, मेथड 1 में आपको याद करो जरा फटाफट, मेथड 1 में हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दिया था। 100 रुपए की एग्जांपल अब साथ साथ लेते हैं तो दोनों पैरेलल आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। ये मेरा
ऐसा क्यों है करवाने का तरीका कि पहले मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसके रिलेटेड सारे सम करवाऊंगा, क्योंकि एक बारी क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, फिर सम करने बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ग्रांट और रिफंड दोनों के पॉइंट भी आ सकते हैं। तो रेदर देन हम वन बाय वन पहले हम ग्रांट के रिलेटेड क्वेश्चन करें, फिर रिफंड वाले क्वेश्चन, साथ रिफंड वाला प्रोविजन आई, साथ साथ रिफंड वाला कर लिया। अब इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट किया, सम किया, बड़े मजे से हो गया। जब आप इकट्ठा करोगे तो आपको फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको अब देखा 1 घंटे के लेक्चर में रिवीजन करवा भी दिया, रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है, लास्ट 2-3 मिनट फिर रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना। तो 1 से 1.5 घंटे में हमारा पूरा का पूरा एएसवी हो गया। प्लस जब प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसे ही मक्खन मलाई की तरह क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है ना। तो मेथड 1 में हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एसेट में से सीधे ही माइनस कर दिया था। 100 रुपए की एसेट थी, 60 रुपए की ग्रांट मिली थी, तो 100 रुपए की कॉस्ट माइनस गवर्नमेंट ग्रांट 60, 40 रुपए हमने क्या किया, दिखा दिया एसेट। अब क्या हुआ, वो 60 रुपए वापस देने पड़ रहे हैं। अब 60 रुपए देने पड़ रहे हैं वापस, तो क्या करोगे, पहले माइनस किया था प्लस कर दो, पहले माइनस किया था ना कॉस्ट ऑफ एसेट में से, अब वापस प्लस कर दो। गवर्नमेंट ग्रांट एडेड टू द बुक वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है ना। अब वो चाहे डेप्रिशिएबल एसेट हो चाहे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट हो, आपने तो क्या किया था, आपने तो 100 रुपए की एसेट थी, ठीक है, और उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट 60 रुपए मिली थी, तो 40 रुपए की दिखा दी, ठीक है, 40 रुपए की एसेट दिखा दी। अब उसके ऊपर मान लीजिए डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर मान लीजिए डेप्रिशिएबल एसेट है, मान लीजिए 3 साल बाद उस एसेट की वैल्यू, जो भी डेप्रिशिएशन तरीका था, जो भी कुछ था, कितने की दिखाई थी, मान लीजिए 24 रुपए की, 24 की, ठीक है। अब नौबत आ गई ग्रांट को रिफंड करने की, कहते कोई दिक्कत नहीं है, दे देते हैं वापस, ठीक है। तो 60 रुपए रिफंड देने की नौबत आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो पैसा हमने सरकार को वापस मोड़ा 60 रुपए, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, प्लस 60 रुपीज, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 84। तो 84 रुपीज के ऊपर डेप्शन लगा दोगे, जो भी रिमेनिंग लाइफ बचेगी। सिंपल, ये ट्रीटमेंट हो गया रिफंड का इन केस ऑफ मेथड 1, इन केस ऑफ मेथड 1, ठीक है जी। पहले हमने जब क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दिया था, अब वापस प्लस कर देंगे, ये हो गया मेथड 1। अब आ जाइए मेथड 2। मेथड 2 में आपने क्या किया था, मेथड 2 में आपने क्या किया, 100 रुपए की एसेट खरीदी, उसको एसेट साइड रहने दिया, ग्रांट मिली 60 रुपए की, उसको लाइबिलिटी साइड रहने दिया, यही किया। फिर धीरे धीरे उसको क्या करते गए, यूज रिटर्न ऑफ करते गए, राइट ऑफ करते गए, क्रेडिट, जो उसकी डेप्रिसिएशन एसेट की कॉस्ट थी उसकी डेप्रिसिएशन डाल दी P&L में, और जो डेफर्ड इनकम थी उसको भी आप क्या करते गए, राइट ऑफ करते गए, ठीक है। चलिए एग्जांपल के साथ बताता हूं। एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए, और डेफर्ड इनकम, ये सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं बच्चों, सेकंड मेथड, ठीक है। तो डेफर्ड इनकम कितनी थी, 60 रुपए, ठीक है जी। मान लीजिए एसेट की लाइफ कितनी थी, 5 साल, लेट कर लीजिए एसेट की लाइफ कितनी थी, 5 साल, ठीक है। 2 साल निकल चुके हैं, सपोज कीजिए 2 साल निकल चुके हैं, तो देखा जाए आफ्टर 2 इयर्स बुक वैल्यू कितनी बची एसेट की, 5 साल लाइफ थी, तो 100/5 किया, 20 रुपीज हर साल की डेप्रिसिएशन हो गई, 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 40 रुपए, तो 3 साल की WDV कितनी बची, बुक वैल्यू कितनी बची, 60 रुपए, ठीक है जी। 100 रुपीज कॉस्ट थी, लाइफ कितनी थी, 5 साल, तो 100/5 किया, कितना हो गया, 20 रुपीज, 1 साल की डेप्रिसिएशन 20, 2 साल की 40, तो 100 में से 40 गए, 60 बच गई बुक वैल्यू, ठीक है।
डेफर्ड इनकम कितनी बची होगी, डेफर्ड इनकम का बैलेंस कितना बचा होगा। 60 रुपये था, कितने साल की कंडीशन थी, एसेट की लाइफ कितनी थी, 5 साल, तो 60/5 कितना होना था, 12, तो 1 साल का 12, 2 साल का 24, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा होगा तीसरे साल के बिगिनिंग में, 36 रुपये। ठीक है जी, यही होगा तीसरे साल की शुरुआत में। अब तीसरे साल की शुरुआत में रिफंड देने की नौबत आ गई, तो अब क्या करोगे, बाय रिड्यूसिंग द डेफर्ड इनकम बैलेंस एज अप्रोप्रिएट बाय द अमाउंट रिफंडेबल। ठीक है जी, अब क्या करोगे, मान लीजिए यहां पर जितना भी रिफंड होगा, जितना भी रिफंड देना पड़ता है उसको रिवर्स कर दोगे, है ना, जितना भी रिफंड देना होगा उसका क्या करोगे, माइनस कर दोगे, जो भी डेफर्ड इनकम बचेगा। ठीक है, मान लीजिए डेफर्ड इनकम कितना हो जाएगा, 40 रुपये, मान लीजिए गवर्नमेंट ग्रांट सपोज कीजिए, सॉरी 60 रुपये है, रिफंड देना पड़ रहा है वही 60 रुपये का देना पड़ रहा है, तो डेफर्ड इनकम कितना खड़ा था, 36 रुपये, तो आपने गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिटेड टू द पी एंड एल कितना कर दिया देखा जाए, 24 रुपीज, तो 24 रुपीज डेबिटेड टू द पी एंड एल कर दोगे, बस डेबिटेड टू मतलब रिवर्स मार दोगे, पहले आपने क्रेडिटेड टू द पी एंड एल किया था, अब डेबिटेड टू द पी एंड एल। अब बैलेंस शीट में डेफर्ड इनकम कितना हो गया, 0, डेफर्ड इनकम कितना हो गया, 0। ठीक है, और डेबिटेड टू द पी एंड एल हो जाएगा कितना, और कितना हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा, बस ये हो गया हमारा सेकंड मेथड में। ठीक है जी, तो ये रिफंड करने का तरीका हो गया आपका। ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिटी जब काफ़ी सारे सम करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हमारे को। ठीक है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में हमने क्या किया था, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो हमने वो कैपिटल रिजर्व को बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, जो पैसा मिला गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर उसको हमने कैपिटल रिजर्व के तौर पर ट्रांसफर कर दिया। राइट, कहते हैं अब हम क्या करेंगे, कहते हैं अगर रिफंडेबल हो गई ये वाली ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली, पार्शियल या फुल जितना भी था, कहते टू द गवर्नमेंट ऑन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ some specified conditions, the relevant amount recoverable by the grant is reduced from the capital reserve। बताओ कितना आसान है, जब ग्रांट मिली तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो, अगर रिफंड करनी पड़ गई तो कैपिटल रिजर्व में से माइनस कर दो। बताओ इससे आसान ट्रीटमेंट क्या हुआ, है ना। जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो आपने क्या किया, तो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, जब रिफंड करनी पड़ी जितना भी रिफंड करना पड़ा उसकी रिवर्सल कर दिया, मतलब डेबिटेड कर दिया। पहले जब मिला तो क्रेडिट, जब वापस देना पड़ा तो डेबिटेड कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया जी रिफंड इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब रेवेन्यू ग्रांट अगर जो मिली है, रेवेन्यू ग्रांट किस वजह से मिली थी कि भाई आपकी जो बिजनेस सिचुएशन है वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, वो आपको सीधा ही आपने क्रेडिटेड टू द पी एंड एल कर दी। ठीक है, क्रेडिटेड टू द पी एंड एल कर दी, तो आप क्या कर दोगे, रिवर्स मार दोगे, डेबिटेड टू द पी एंड एल कर दोगे। ठीक है, अब मान लीजिए वो ग्रांट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये मिली थी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मिली थी। वो मान लीजिए आपकी उन्होंने गवर्नमेंट को पता लगा कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैनिपुलेट करके प्रेजेंट की है, तो सरकार ने वो क्या किया, उस मैनिपुलेशन करने की वजह से ग्रांट रिफंड मांग ली। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगी, और क्या रिवर्सल हो जाएगी। पहले आपने क्या किया, क्रेडिटेड द पी एंड एल किया था, अब वापस डेबिटेड कर दोगे। इज अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोर्टाइज्ड deferred credit remaining in respect of grant to the extent that amount refundable exceeds such any deferred credit or where no deferred credit exists the amount is charged to the P&L। है ना, अगर कोई deferred इनकम के तौर पर दिखाई दे रहा है तो वहां से यूज कर लो, अगर deferred इनकम नहीं है तो फिर आप क्या करो, P&L को कर, जो मैंने आपको बोला सिंपल है ना। अगर
उसको अलग ही दिखाया गया है, अलग डेफर्ड इनकम के तौर पर, तो वहां से आप रिवर्सल एंट्री मार दो, या तो फिर क्या करो, डेबिट टू द पी एंड एल कर दो, सिंपल। अब बस लास्ट में आ गया जी डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या देना होता है जी हमें, कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये बताना है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अपनाई आपने गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, ठीक है, और मेथड कौन सा अपनाया, पहला मेथड या दूसरा मेथड, नेचर क्या है गवर्नमेंट ग्रांट की, एक्सटेंट क्या है गवर्नमेंट ग्रांट की, ठीक है, इंक्लूडिंग द मॉनेटरी ग्रांट है कि नॉन मॉनेटरी ग्रांट है, कंसेशनल रेट पे है या फ्री ऑफ कॉस्ट पे है। ठीक है जी, तो कुल मिला के पूरे एरियाज में हमने क्या पढ़ा, रेवेन्यू ग्रांट, कैपिटल ग्रांट। ठीक है, रेवेन्यू ग्रांट, कैपिटल ग्रांट या स्पेसिफिक एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, अब रेवेन्यू ग्रांट क्रेडिट टू द पी एंड एल, ठीक है, कैपिटल ग्रांट जो कैपिटल प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर में वो ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। दूसरा हमने पढ़ा कि भाई ग्रांट जो है, अगर हम बात करें नॉन मॉनेटरी एसेट्स के अगेंस्ट है, ठीक है, और या फिर स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट है, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट होगी या नॉन डेप्रिशिएबल। डेप्रिशिएबल या नॉन डेप्रिशिएबल उसके लिए दो मेथड है, मेथड 1, मेथड 2। मेथड 1 में सीधा सीधा हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर देते हैं, और दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड में अगर हम डेप्रिशिएबल की बात करें, सिर्फ डेप्रिशिएबल की बात करें, मेथड 1 में हमने क्या किया, एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दिया, और दूसरे मेथड में हमने क्या किया, उसको डेफर्ड इनकम दिखा दिया, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे उसको क्रेडिट करते जाएंगे डेफर्ड इनकम को पी एंड एल में। ठीक है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में मेथड 1 में क्या किया हमने, नॉन डेप्रिशिएबल के केस में, ठीक है, हमने पहला केस तो ये था कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दिया। कहते हैं अगर इक्वलेंट टू द जो ग्रांट है इक्वलेंट टू द कॉस्ट ऑफ एसेट है, तो फिर क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देंगे, 1 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये पे। ठीक है, अब मेथड 2 में क्या करेंगे हम लोग, मेथड 2 में गवर्नमेंट ग्रांट कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, अगर कहते हैं यहां पर हमारे पास दो चीजें थी, एक है विदाउट कंडीशन, नॉन डेप्रिशिएबल की बात करें, एक विदाउट कंडीशन और विद कंडीशन। अगर विदाउट कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे जो भी ग्रांट मिली है, और अगर विद टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो जितने साल की टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली क्रेडिट टू द पी एंड एल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से रिफंड का होगा। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा AS 12 का कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है।